हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है ऊर्जा का प्रवाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार अगर बात किया जाए, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। दूसरे नियम के अनुसार अगर बात करें तो जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसका कुछ ह्रास होता है। अतः उत्पाद में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा होती है। ऊर्जा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता के तरफ, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता के तरफ और द्वितीय से तृतीयक उपभोक्ता के तरफ प्रवाहित होती है। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। उल्लेखनीय है कि स्वपोषी जीवों के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषी जीव नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अतः ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। ध्यान रखिएगा, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों के द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है। लिंडमान 1942 इन्होंने 10% का नियम दिया है और इनके अनुसार शाकाहारी जंतु जो है उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करता है। ध्यान रखिएगा, 10% भाग। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की जो है 10% ऊर्जा संचित करता है और इस प्रकार खाद्य कणी के प्रत्येक स्तर यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% जो है संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। यहाँ पे जो है एक डायग्राम के माध्यम से पूरी चीजें जो है यहाँ पे स्पष्ट जो है इंगित किया गया है। जैसे आप ये देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी ये स्वपोषी होते हैं और इन पेड़ पौधे फल फूलों को खाकर शाकाहारी जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इन शाकाहारियों को खाने वाले द्वितीय उपभोक्ता होते हैं और ये मांसाहारी होते हैं और इन दोनों को खाने वाले जो होते हैं जिसे हम शीर्ष मांसाहारी कह सकते हैं, यानी इनको खाने वाले जो होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं और ऊर्जा का प्रवाह सभी में होता है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे जो है चीजें क्लियर कर दी गई है। इसके बाद देखिए पोषण स्तर है। पोषण स्तर इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं और ये इस प्रकार है। इन 3 से 4 पोषण स्तरों के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। पोषण स्तर जो है पहला, इसमें आधार पोषण स्तर जिसमें स्वपोषी जीव प्राथमिक उत्पादक आते हैं। पोषण स्तर 2 जो है इसमें प्राथमिक उपभोक्ता। पोषण स्तर 3 इसमें द्वितीयक उपभोक्ता और पोषण स्तर जो 3 है इसमें जो पोषण स्तर जो 4 है इसमें सर्वाहारी या अंतिम उपभोक्ता यानी उच्चतम पोषण स्तर वाले आते हैं। डीकंपोजर्स यानी अपघटक उपयुक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। इसके बाद है पिरामिड। पिरामिड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है यहां से क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछ लिए जाते हैं। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। तो याद रखिएगा, जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें जीवभार का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है, सीधा, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र इसमें जीवभार का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, अर्थात इन्वर्टेड होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, बड़ी मछलियां 1000 केजी, छोटी मछलियां 100 केजी, क्रस्टेशियन 25 केजी और प्लैंकटन 5 केजी। यहां पे जो है तालाब में जीवभार का उल्टा पिरामिड को दिया गया है। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है।
पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कौन? सौर ऊर्जा। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। तो देखिए पहला ही कथन सही है, इसके बारे में हम लोग कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया था। ठीक है, जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली के दिशा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद देखिए यहां पे दिया गया है डीडीटी जो है एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। खास श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण जो है प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीयक स्तर पर सबसे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो डीडीटी का सांद्रण जो है प्रथम स्तर पे सबसे कम किया जाता है, द्वितीय स्तर पे उससे ज्यादा और तृतीय स्तर पे सबसे ज्यादा। घास स्थल पारितंत्र में चूंकि सांप जो है एक तृतीयक उपभोक्ता है, तो सांप का तृतीयक उपभोक्ता होने के कारण डीडीटी का सांद्रण जो है सांप में सबसे अधिक होगा। ये सामान्यतः जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा होते हैं। उल्लेखनीय है कि डीडीटी जो है एक कीटनाशक है, ध्यान रखिएगा। और इस पर आधारित पहला प्रश्न है जैववानिकी। ठीक है, जैववानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। दूसरा है पारिस्थितिकी का पर्याय है। और तीसरा है प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दूसरा तीसरा जो कथन है इसके संदर्भ में सही है। देख लेते हैं, जैववानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द जो है बायो प्लस नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का अर्थ होता है जीव या जीवन, जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ होता है लॉ यानी नियम। और इस प्रकार बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ जीवन के नियम प्रतीत होता है। यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेशन होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? सही जवाब है सांप में, सी ऑप्शन। खास श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण जो है प्रथम स्तर पर सबसे कम होता है, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होता है। क्योंकि सांप जो है एक तृतीयक उपभोक्ता है, जिसके कारण डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा, ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण। तो स्टार्ट करते हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के जैव भू रासायनिक चक्र पाए जाते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक डायग्राम के माध्यम से चीजों को स्पष्ट कर दिया गया है कि जैव भू रासायनिक चक्र के जो प्रकार हैं दो प्रकार के हैं, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। गैसीय चक्र में उदाहरण है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अवसादी चक्र के उदाहरण है कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर। याद रखिएगा, तो जैव भू रासायनिक चक्र के जो प्रकार हैं दो हैं। ध्यान रखिएगा, जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधे के जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसे भूमि लाइकेनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। याद रखिएगा, एफ क्लीमेंट ने 1916 में पौधे की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण की सौर्यमान परिभाषाएं दी। उनके अनुसार अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निश्चित तथा निहित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को जो है क्रमागत विधि बताया। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम निम्नलिखित है। ठीक है, यहां पे नगरीकरण, प्रवास,
स्थापना, प्रतिक्रिया, इसके बाद स्थिरीकरण। तो जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं को जो है डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया, ध्यान रखिएगा। और इस पर आधारित पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? सही जवाब है जल की सीमाओं एवं आग के कारण, सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधे के जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? तो सही जवाब है, बताइए, ऊपर में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, नग्नीकरण, प्रवास, स्थापना, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ठीक है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को जो है एक क्रमागत विधि के तौर पे बताया और जैविक अनुक्रमण का सही क्रम जो है यहाँ पे जो है डायग्राम के माध्यम से दिया गया है। जैसे पहला जो है इसका क्रम नग्नीकरण का है, प्रवास का, स्थापना, प्रतिक्रिया, इसके बाद होता है स्थिरीकरण। ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं, पारिस्थितिकी आंदोलन। यह क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को साम्यावस्था में रखने के लिए जागरूक व्यक्तियों के द्वारा समय समय पर विभिन्न आंदोलन चलाए गए हैं और उनमें से एक प्रमुख आंदोलन है चिपको आंदोलन। क्या है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है यह आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं वृक्षों से चिपककर खड़ी हो गई और पेड़ों को काटने नहीं दिया। 70 के दशक का यह आंदोलन जो है पादप संरक्षण का मिसाल बन गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन है और एपिको आंदोलन जो है दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन कर्नाटक में आरंभ हुआ था। तो ये तीनों जो आंदोलन है, तीनों जो या चिपको आंदोलन है या एपिको आंदोलन है या नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये तीनों जो आंदोलन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यहां से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो सही जवाब है चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह जो नारा है चिपको आंदोलन का नारा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है पारिस्थितिकी पदछाप एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, इसको भी कवर कर लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो वीडियो है लॉन्ग बनाइए, एक से ज्यादा टॉपिकों को कवर करिए। वैसे मेरा व्यू था प्रत्येक सेशन में 2 टॉपिक को कवर किया जाए ताकि आपको बोरियत भी ना लगे और चीजों को कवर करने में आसान और सहज महसूस हुए। तो इसी के मद्देनजर मैं प्रत्येक सेशन में 2 टॉपिकों को जो है कवर कर रहा था, बट आज के सेशन में 2 से अधिक टॉपिकों को कवर किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र के विभिन्न घटकों का उपयोग जो है मानव जीवन के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसके जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिकी पदछाप कहलाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य के द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों जैसे जल, ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, पदछाप के आकार को बढ़ा देती है। आधुनिक युग में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बढ़ रही है।
इससे मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में भी बढ़ोतरी हो रही है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है पदछाप यानी पारिस्थितिकीय पदछाप के बारे में जो है दिया गया है, एक डायग्राम के माध्यम से आपको चीजें स्पष्ट की गई हैं। यहाँ है पदछाप में जल उपयोग, यह है विद्युत ऊर्जा, इसके बाद है सीवेज और है मोटर वाहन उत्सर्जन। ठीक है, मानव समुदाय जो मानव है समुदाय और देश अपनी नीतियों को सतत विकास के संदर्भ में बनाकर अपने अपने पारिस्थितिकीय पदछाप के आकार को सम्यक बना सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी पदछाप या पद चिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। यह इंसान की मांग के तुलना में पृथ्वी के पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन करने की क्षमता से करता है। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र मानव और प्रकृति को जो है विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार अगर बात करें तो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्न 5 प्रमुख वर्णों का जो है वर्गों का वर्णन करता है। कौन? मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र के सेवाओं के निम्न 5 प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है और इसमें पोषण चक्रण और फसल परागण समर्थन जो है सेवाएं हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इन 5 को। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं, ठीक है, पहला जो है इसमें है आपका व्यवस्था सेवाएं, इसके अंतर्गत खाद्यान्न और जल का उत्पादन होता है। दूसरा जो सेवाएं हैं वह है नियंत्रण सेवाएं, इसमें जो है जलवायु और रोग का नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद तीसरा समर्थन सेवाएं, जैसे पोषण चक्रण और फसल परागण जो है इसके सेवाएं हैं। सांस्कृतिक सेवाओं के अंतर्गत आध्यात्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन सेवाएं आते हैं और संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत विविधता और अनुरक्षण आते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सेवाएं यहां पर दी गई है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट तो अब नहीं है, इस पर आधारित प्रश्नों को पूछ लिया गया है, तो चलिए इस प्रश्नों को भी एनालिसिस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप के इकाई जो है वो कौन सा है? तो भूमंडलीय हेक्टेयर। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा, पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक होती है। तो वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। और इसके अंतर्गत मनुष्य के द्वारा जो है कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मिलेनियम इकोसिस्टम एक असेसमेंट। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवाएं हैं? तो बताइए। तो खदान और जल का उत्पादन, याद रखिएगा यह जो है क्या है, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। अच्छा कमेंट करके बताइए। पूछा गया कि कौन सी एक समर्थन सेवाएं हैं? तो देखिए बी जो है जलवायु और रोग का नियंत्रण है, तो ये कौन सी सेवाएं हैं? और तीसरा जो है पोषण चक्रण और फसल परागण। तो देखिए यह जो है कौन सी समर्थन सेवाएं हैं? तो यह देखिए एक समर्थन सेवा है, तो सी ऑप्शन। पोषण चक्रण और फसल परागण जो है यह समर्थन सेवाएं हैं। इसी के साथ यह सेशन जो है समाप्त होता है। कहीं भी आपको डाउट हो किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पेज ग्रुप, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो उसको आप लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।